एक और चीज का बड़ा ग्रोथ हुआ है जिसकी बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार जो निचले स्तर पर है वो अब उतनी ऊंचाई पर है जितनी ऊंचाई पर कल्पना ही नहीं थी। जितना उदाहरण देके पैसा लिया जा रहा है, इसीलिए तो आप देख रही हैं कि एक एक कांस्टेबल के घर में करोड़ों मिल रहे हैं, एक बाबू के घर में 20-20 करोड़ की संपत्ति मिल रही है। और बाप रे, जो बड़े आईएएस अफसर हैं, कोई 15,000 करोड़ का है, हजारों करोड़ वाले बेईमान है। और अब ऐसा बताने वाला कोई मिलता नहीं है कि किस जिले का डीएम या एसपी बेईमान नहीं है या पैसे नहीं ले रहा है। एक आईएएस अफसर के पहाड़ स्थित बंगले से 55 करोड़ रुपए उसके नौकर लेके भाग गए थे। 55 करोड़ कैश। साइज ऑफ करप्शन तो बेइंतहा है। आपके जहाँ आप रहते हैं उस कस्बे में आपके यहाँ यूथ और उसके आसपास जो सारे सवाल हैं, यूथ के सवाल, उसमें मैं उसकी शादी का सवाल भी जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि अब यूथ का शादी का सवाल भी जुड़ गया है। क्या चल रहा है, रोजगार और शादी दोनों का बताइएगा। देखिए, एक तो ये हुआ है कि हम लोगों के समय में छोटी उम्र में शादियां बहुत हो जाती थी, अब वो कम हुआ है। मतलब ये समाज के हिसाब से है, अलग अलग जातियों में अलग अलग इसका रिप्रेजेंटेशन है। अभी दलित वगैरह में हो जाती है, लेकिन सवर्ण जातियों में उम्र बढ़ी है। एक तो इसलिए कि लोगों के पास काम नहीं है। अब ये हिस्सा लगभग 100% हो गया कि बिल्कुल काम नहीं है। मैं गांव में रहता हूँ तो लगभग सब खाली हैं, जितने नौजवान हैं एकदम खाली हैं। उनमें से करीब एक 20 से 30% क्रिमिनल बन चुके हैं, जो जेल जा चुके हैं या जेल के मतलब जिन पे मुकदमे हैं वो छिपे हुए रहते हैं, पुलिस आती रहती है पूछने पाछने। यानी 20-30% हो गया, 50 की ओर बढ़ रहा है। ये तो है, हाँ ये है। और लगभग सभी युवा, हम लोग के बचपन में बिल्कुल ऐसा नहीं था, सभी शराब पीते हैं। और ज़्यादातर उन लोगों का शाम का ये रहता है कि शराब का शगल कहाँ हो जाए। और बिल्कुल सिर्फ आवारगी हो रही है, सिर्फ आवारगी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। पूरा पूरा रेवड़ खाली है, एकदम जॉब नहीं है। क्योंकि अब पहले ये होता था कि बम्बई उम्बई चले जाओ, वहाँ कुछ तो कुछ हो जाता था। अब उन सब जगहों से भी नो आने लगा है कि नहीं, यहाँ आके क्या करोगे, अभी हम ही काम नहीं मिल रहा, हम आए हुए 1 महीने से खा रहे हैं फलाने के यहाँ। तो अब वो सेंटर्स जो थे वो भी इधर लगातार एमएसएमई के पिटने के बाद ज़्यादातर जगहों पे ये स्थिति है जी। इसमें सिर्फ वो कर पा रहे हैं और जो लोग किसी किस्म का हुनर जिन्होंने पैदा किया है अपने अंदर, चाहे वो पंचर जोड़ना ही हो, चाहे वो घर बनाने का काम करने वाला हो, वरना सिर्फ लेबर का काम करने के लिए वो भी मिलना मुश्किल है क्योंकि उसमें भीड़ है हर चौराहे क्या पर। ये शिक्षित युवा है? सभी मेरा ख्याल है 10वीं 12वीं और कई लोग ग्रेजुएट भी हैं इसमें से। तो इसमें जब पुरुषों को रोजगार नहीं मिल रहा तो महिलाओं को भी नहीं मिल रहा होगा? महिलाओं को तो एक समाज के मतलब हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के बहुत सारे समाज में सवर्ण घरों की स्त्रियों को तो वैसे ही कामों नहीं देते, उनको घर में रखते हैं। हमारे यहाँ ये भी है ना, खेती करने वाली जातियां हैं कुछ जिनमें पुरुष स्त्री दोनों काम करते हैं, और कुछ जातियां हैं जो जमीन की मालिक तो है लेकिन उनमें स्त्री काम नहीं करती, पुरुष काम करते हैं। और पुरुष भी बहुत ज्यादा मामलों में काम कराते थे, सामंत थे वो। इस तरह का स्ट्रक्चर था, तो सोच समझ में भी थे। हालांकि आर्थिक स्थितियों ने वो चीज़ बदल दी है, जमीनें बिक गई हैं, बर्बाद हो गए हैं, जमीनों में कुछ होता नहीं है चूंकि खेती तबाह हो रही है। तो अब तो वो और कठिनाई में है, लेकिन ऐसा था। तो जो काम करने वाली जातियां थी वही खेत में है, मजदूरी बढ़ गई है। समाज में परिवर्तन तो आया ही है पिछले 77-78 सालों में, ये कहने से थोड़ी बात बनती है। बहुत सब एक दलित महिला जो है 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी है उत्तर प्रदेश की, ये कोई छोटी बात है। और उनके आने भर से बहुत चीज़ों में फ़र्क आ गया है हमारे उत्तर प्रदेश में, और उसमें मजदूरी भी एक चीज़ है। तो वो उन सब चीज़ों ने अब उनके नौजवान में, वो नौजवान जो है सामंतवाद से रजिस्ट करता है, इसलिए वो पीटा जाता है, वो मूछ रख लेता है, वो घोड़ी पे बैठ के जाना चाहता है, डीजे बजाते हुए शादी अपनी करना चाहता है। तो उससे समाज के जो दूसरे हिस्से ने अपने दादा परदादा से सुना हुआ है कि हम इनको ऐसे ट्रीट करते थे, वो रजिस्ट, इसीलिए बहुत जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि साहब मारपीट हो गई, ये हुआ। ये रेजिस्टेंस हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है। अब वो पीढ़ी उस तरह से नहीं। पहले होता था कि सवर्ण जातियों के लोग अगर गुजर रहे हैं तो दलित बस्ती में सब खाट से उठ के खड़े हो जाएंगे, बैठे हैं तो
इधर सब नमस्ते नमस्ते करेंगे, वो पिछली पीढ़ी में था। अब की पीढ़ी का दलित जो है वो नहीं कर रहा है ऐसा, वो भीमसेना में रहता है। वो हाँ, अब अभी तो नौजवान बड़ी तादाद में भीमसेना में जा रहे हैं, जो बीएसपी से चूंकि अब मोह भंग हो रहा है, तो उसमें से बहुत सारे लोग अब दलित सेना की ओर बढ़ रहे हैं। वो जो 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती होती है, उसमें निकलते हैं दलित खूब जोश में, उसमें इसी के नारे लग रहे हैं। मैं वहाँ तो सामाजिक न्याय की चेतना भी होगी। दलितों में सबसे ज्यादा है। एक्चुअली सामाजिक न्याय की जो बुनियाद है और जो चर्चा है और जो साहित्य है, जो कल्चर है, वो दलित ही लाए और उन्हीं ने बढ़ाया इसको। पिछड़ों में तो बहुत पीछे था मामला, कुछ पिछड़े हैं हर जगह, सांकेतिक तौर पे ललई यादव वगैरह थे, लेकिन उतनी तुलनात्मक रूप में नहीं बढ़े। मंडल कमीशन आने के बाद उनमें उस तरह से ज्यादा ग्रोथ हुई, ये सही है। अब बहुत सारे लोगों को नौकरियां वगैरह भी मिल गई, तो उन सब लोगों का प्रतिनिधित्व वहां बढ़ा। लेकिन ये सोच के तौर पर नीचे से दलित हिलाए इस सवाल को, क्योंकि वो एकदम सबसे निचले थे और वो बहुत सारी ऐसी चीजों के शिकार थे जो पिछड़े नहीं थे। जैसे वो छुआछूत के शिकार थे, अस्पृश्यता के शिकार थे, मंदिरों वगैरह में न जाने देने के शिकार थे, उनके पास कोई आर्थिक साधन नहीं थे, सबसे ज्यादा उनमें कठिनाइयों में वो जीवन जी रहे थे। उनके साथ अपराध बहुत होते थे जिसको रजिस्टर नहीं किया जाता था या उनमें कोई न्याय नहीं होता था। वो सब बहुत बदला है। अब वो लगभग हर मामले में एफआईआर तक जाने की कोशिश करते हैं। इस दौर में उसको उलटने की बहुत कोशिश हुई है। योगी जी के ज़माने में सामंतवाद को पुनर्स्थापित करने की कोशिश सवर्ण जातियां कर रही हैं, लेकिन वो संभव नहीं है और वो बहुत जल्दी उसका प्रतिकार होगा। वो हो रहा है, नीचे से विरोध हो रहा है, हालांकि उन पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, इधर बहुत बढ़े हैं, उन पर अत्याचार बढ़े हैं इस दौर में, इसलिए कि वो रजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा बढ़ रहा है मात्रा में, जितना उन पर जुल्म हो रहा है उससे ज्यादा रेजिस्टेंस सामने आ रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये था कि अगर सवर्ण पुरुष और स्त्री दोनों ही बेरोजगार हैं और दोनों ही के पास कोई जीवन यापन का कोई तरीका नहीं है, ऐसे में इन युवाओं की शादियां क्या आपस में हो रही हैं? दो बेरोजगार हैं मान लीजिए, लेकिन फिर भी अपनी अपनी जगह रहते हुए कुछ खा तो रहे हैं, जिंदा तो हैं। क्या क्या गठजोड़ हो रहे हैं, गठबंधन हो रहा है? मैंने कहा डिलेड हुई हैं और डेफर भी हो रही हैं। ये डिलेड हुई हैं, बचपन में हो जाती थी, सवर्णों में अब नहीं हो रही हैं, कोशिश की जा रही है किसी रोजी रोटी में लग जाए तब करें, इस इंतजार में वो अधेड़ हो जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में ऐसी हम एक बड़ी भीड़ देखेंगे जो अधेड़ होगी और नहीं, जो शादीशुदा नहीं होगी और अधेड़ हो चुकी होगी और उससे आगे बढ़ चुकी होगी, क्योंकि ये रुक रही है। लेकिन वो लड़कियों के लिए भी हो रहा है, वो भी अधेड़ हो जा रही हैं, वो भी संघर्ष कोशिश कर रही हैं। उनके लिए तो सबसे ज्यादा कठिनाई तो स्त्री जाति के लिए है। मैं तो हमेशा तो कहता हूँ ये तो सबसे आसान है ना कठिन सर, तो वो है। बेरोजगार लड़के से शादी अगर वो कर लें, दहेज का भी परेशानी नहीं इतनी। बेरोजगार क्या दहेज मांगेगा? वो शादियां तो परिवार पर होती है ना, बेरोजगार तो वो है। तो लड़की के पिता के लिए तो सुनहरा मौका आ गया ना कि बेरोजगार लड़के से शादी कर दो, दहेज मांगने की उसका मुंह ही नहीं है। हाँ, एक अजीब है जिसमें कठिनाइयों का एक समझौता हो रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है इस समय। भाई, जब साधन नहीं रहते तो सब उसकी तलाश में ज्यादा होते हैं जो चीज नहीं मिल रही होती। तो हर आदमी चाह रहा है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए, अरे वो नहीं मिल जाए तो कोई नौकरी वाला मिल, कुछ करता हो, तो बंबई दिल्ली में कमा रहा हो, दुबई में कमा रहा हो। तो अब प्रायोरिटी इनकी है, आपने लेकिन कहा ठलुए ज्यादा है। हाँ, ठलुए ज्यादा हैं और आपने कहा कि 20 से 30% लोग चले गए अपराध में। हमारे अपने गांव का मेरा आंकड़ा है, क्योंकि आसपास जनरली किसी न किसी हफ्ते खबर आ जाती है कि फलाने जो है वो बंद हो गए या फलाने वहां वो कांड कर दिए, पुलिस ढूंढ रही, फरार है। आप ये कह रहे हैं इनको पुलिस ढूंढ रही है, यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इस सीमा तक तो है ही है कि जो मामले दर्ज हो जाते हैं उसमें पुलिस इसलिए ढूंढती है कि पुलिस को उसमें पैसे मिलते हैं। अगर अगर आपके घर 112 नंबर एक होता है जो पहले 100 नंबर था पुलिस को फोन करने का, कोई झगड़ा हो जाता है तो उनमें से कोई एक पक्ष अगर 112 पे फोन कर देता है तो पुलिस की एक गाड़ी आती है, ऐसा सिस्टम है। तो वो जब गाड़ी आती है तो जिसने फोन किया है उससे भी 500 कम से कम लेती है, जिसके खिलाफ किया है उसको तो ज्यादा देना ही है अगर मामला कुछ है तो अगर कुछ भी नहीं, एक झापड़ की बात है या गाली गलौज भी हो गई है और किसी ने एक दूसरे के छान मतलब वो झोपड़ वाला जो होता है उस पर ईंटा फेंक दिया है,
तो इतने पर भी दोनों पक्षों को, जो उनके यहाँ 500 रुपया भी कई बार नहीं होता, उसको मांगने वो किसी के यहाँ जाते हैं कि पुलिस खड़ी है, वो 500 देना, नहीं तो पकड़ ले जाएंगे, तो दोनों को पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर एफआईआर तक बात पहुंच गई तो ये हजारों में है। एक और चीज का बड़ा ग्रोथ हुआ है जिसकी बात होनी चाहिए, बताइए। भ्रष्टाचार जो निचले स्तर पर है वो अब उतनी ऊंचाई पर है जितनी ऊंचाई पर कल्पना ही नहीं थी। कुछ इतना उदाहरण देके। पैसा लिया जा रहा है, इसीलिए तो आप देख रही हैं कि एक एक कांस्टेबल के घर में करोड़ों मिल रहे हैं, एक बाबू के घर में 20-20 करोड़ की संपत्ति मिल रही है। करप्शन में अब जो पकड़े जा रहे हैं, और बाप रे, जो बड़े आईएएस अफसर हैं, जब मैं पत्रकारिता शुरुआत मैंने की थी, उस जमाने के जो बेईमान अफसर होते थे, उनमें हम लोग ये जानते थे कि इन्होंने कुछ बंगले बना लिए हैं, कुछ फ्लैट वैट ले लिए हैं, कुछ जमीन उमीन खरीद ली, बस इतने से खत्म होते थे। अब के बेईमान अफसरों के बारे में प्रदेश में जो बात होती है, कोई 15,000 करोड़ का है, यानी हजारों करोड़ वाले बेईमान हैं अब। और अब ऐसा बताने वाला कोई मिलता नहीं है कि किस जिले का डीएम या एसपी बेईमान नहीं है या पैसे नहीं ले रहा है। पहले ये चीज बहुत रेयर थी, यानी पहले मीन्स हमारी ही शुरुआत में, पत्रकारिता की शुरुआत में, आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले यूपी में ऐसे बहुत रेयर नाम थे। एक बार ऐसा किया था, वहां के आईएएस अधिकारियों ने अपने अंदर 3 भ्रष्ट कुल चुने थे। पूरी यूपी में 400-450 होते हैं, हाँ, तो कुल 3 उन्होंने चुने थे। आज तो उनसे पूछूं कि मैं कि 3 ईमानदार के नाम बताओ, तो वही लोग नहीं बता पाएंगे, बात होगी। और जिनको बेईमान बताएंगे वो हजारों करोड़ के बेईमान हैं। एक अभी बात उड़ी थी, उसमें कितना सच था कितना झूठ, लेकिन बात से वजन समझ लीजिए कि एक आईएएस अफसर के पहाड़ स्थित बंगले से 55 करोड़ रुपए उसके नौकर लेके भाग गए थे। 55 करोड़ कैश। साइज ऑफ करप्शन तो बेइंतहा है। ये कैश था उनके पास, ये कैश एक जगह था, ये तो इस समय जो करप्शन का साइज है ना, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी वाला दूल्हा तो महंगा होना चाहिए फिर, अगर ये है मामला। महंगा सरकारी नौकरी वाला लाखों का है। आईएएस वगैरह की तो कीमत तब 15-20 करोड़ की है, 10 करोड़ की तो होगी। आईएएस की शादी मुझे नहीं लगता 10 करोड़ से कम में कोई खरीद पाएगा, जो खरीदी हुई शादियां होती। लेकिन बेरोजगार हिंदू युवा जो प्रौढ़ हो रहे हैं, अधेड़ उम्र के हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो मैं ये सोची थी कि कुछ तो सिस्टम हो, कुछ आइडिया दूं मैं कि भाई बेरोजगार बेटी बेरोजगार, गैंग रेप करेंगे, यही सोडोमाइज करेंगे बच्चों को, वो जाने क्या क्या करेंगे। आपके यहाँ तो 1.25 लाख 1.5 लाख बच्चे हर साल उठाए जा रहे हैं देश में, जिसमें से 80% 75% बच्चियां हैं। गायब होने वाले लोगों की संख्या कितनी बड़ी है, ये क्या किया जा रहा है? और इसमें से मुश्किल से 30% भी वर्कआउट नहीं हो पाते। तो सारे आप तो छोटे छोटे शहरों में ब्रोथल चला रहे हैं इन बच्चों से। इन सब पे तो बात, हम तो अभी इन चीजों पे बात ही करने वाले नहीं बने कि आपके यहाँ 50% औरतें एनीमिक हैं, 40% बच्चों को, तो 50% बच्चे अब तो आ गया कि ये बातें हम लोग मनमोहन सिंह साहब के जमाने में रखते, हमारे टिप्स पे रहता था, कितनी एनीमिक हैं, कितने कुपोषण का शिकार हैं, कितने डिलीवरीज हॉस्पिटल नहीं हो के बाहर हो रही, हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ये बातें हम लोग उस जमाने में करते थे, अब नहीं, अब कुछ नहीं है। लेकिन मैं बचाव के नज़रिए से यही सोचती हूँ कि मोदी साहब बने रहें और कोई उनको किसी भी तरह से चुनौती ना दे भाजपा के अंदर, वो ठीक करके, अमित शाह साहब ठीक करके रखें इस व्यवस्था को। और ये जो अभी का जो स्टेटस क्वो है, शायद ये अब तक का जो आने वाला समय है उसका सबसे बेहतर स्टेटस क्वो है, जिसमें जो कुछ भी बचा है, जो बचा है। इसके बाद क्या होगा नहीं पता, बहुत ही मुश्किल है, क्या कहा जाए। बाय द वे, जो जिन अभी मैंने प्रोफेसर साहब का बताया, अरुण साहब का, हाँ, तो प्रोफेसर अरुण साहब को जिन्होंने ये कहा था कि एवरी न्यू पीएस मींस मोर क्राइम्स, वो उनके एक बहुत करीबी मिलने वाले रिश्तेदार और बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर ही थे। तो पुलिस और अव्यवस्था, बेरोजगारी, अपराध, रेप, पुलिस की भर्तियों में इधर तो मैं कहूँगा योगी जी के ज़माने में ज़्यादा उस तरह से नाम नहीं आया, लेकिन पिछली सरकारों वगैरह में आता था कि एक एक भर्ती में
12-12, 13-13 लाख रुपए वो दे के सिपाही बनते थे। तो सिपाही बनते ही फिर वो वसूलते वसूली का उधार दरोगा लेके आते होंगे दरोगा कहीं से। 30-35 लाख में, 40 लाख में बनता था। तो वो पैसे लेंगे ही लेंगे। इनके ज़माने में भी आम फ़हम नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा तो होगा ही जो इस तरह से गलतियों से कुछ अफ़सर बना लेते हैं जुगाड़, उसमें बनता होगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स अगर आएँगे तो वो ज़ाहिर है उस पैसे का वसूली होगी। और अब तो ये है कि भई ये सवाल छोड़ दीजिए। अब ये है कि भई पैसा ही सब कुछ है। सामने वाले के पास इतना पैसा है, उसका बंगला इतना बड़ा है और सब टूल्स आ रहे हैं, नए-नए 1.5 लाख के फ़ोन हैं और चीज़ें हैं। जीवन स्तर भी तो जिसका है वो बहुत महँगा है। तो बहुत पैसा सबको चाहिए। और इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भाई अपनी बच्चे को पढ़ाना है, इलाज कराना है, कुछ भी करना है, तो ये समाज ऐसा बन गया ना कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अस्पताल में आप भर्ती हो जाइए, 10-15 लाख रुपए लूट लेते हैं। चूँकि वही अस्पताल बचे हैं, बाकी सब अस्पताल ही नहीं रहे, वो अस्तबल हो गए हैं। सर सेहत के मामले में बताएं, क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल और आयुष और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका क्या हाल है? लोगों को चिकित्सा मिल रही है उत्तर प्रदेश में, क्या है? भाई इतनी खबरें ऐसी बुरी आती हैं। मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस से जानता हूँ। हमारे गांव के एक सज्जन हमसे बड़े थे थोड़े, एलिमेंट हुआ उनको तो एम्बुलेंस बुला के भेजा गया। पीएससी पहले गए, पीएससी ने जिले में रेफ़र किया, जिले ने उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया। मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस में वो खड़े रहे 1.5 दिन। और 1.5 दिन? 1.5 दिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं हो पाए, फिर वहीं मर गए। एम्बुलेंस से फिर उनकी बॉडी आई। अरे एक ही एग्जाम्पल है। मैं इसके बाद क्या, ये मेरा खुद का जाना हुआ है, नाम गांव मेरा ही है, नाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये क्या ठीक है। कहा जाए। तो अगर सरकार मैंने जो भी फोन किए थे 1-2 उनके लिए कि उनको भर्ती हो जाए, नहीं कर पाया। तो जगह नहीं है, बेड नहीं होगा। नहीं था, एम्बुलेंस में डेथ हुई 1.5 दिन बाद। यानी अगर कितनी भी तरह की बड़ी स्कीम सरकार लॉन्च कर दे और नहीं, कार्ड कहा बना गया दे, है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और तमाम हमने एम्स बना दिए हैं, लेकिन न किसी में दवा है, न डॉक्टर है, न इलाज होता है, सब में रेफर होता है। और मेडिकल कॉलेज एक है, तो जहाँ भी रिफर होता है वो वहां से एक फर्दर। मेडिकल कॉलेज यूपी का जो है लखनऊ में, उसी में सबको रेफर होता है। एसजीपीजीआई तो बहुत ही वीआईपी किस्म का एरिया है, उसमें बहुत कम, उसमें तो भर्ती होना मुश्किल है। तो ये सब मेडिकल कॉलेज को रेफर होता है, मेडिकल कॉलेज में सब एम्बुलेंस में खड़े रहते हैं क्योंकि ओवर क्राउडेड है। ये तो नॉर्मल है। बाकी वहाँ भी मेदांता खुल गया है लखनऊ में, उस तरह के जिसके बहुत से पास पैसा अस्पताल उसके हैं, लिए सब कुछ। तो उनके लिए ही है। उसी में सब अच्छे डॉक्टर्स वगैरह है, मैक्स भी पहुंच गया है, सहारा मैक्स हो गया है, अन्य है। तो इन सब में वही है कि आप गए तो आप लाखों में ही जाता है बिल, चाहे आप हम्म। खांसी जुकाम की दवा लेने जाए।